Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advantages of complete consolidation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्लीट कंसोलिडेशन यानी कि मर्जर और एमलगमेशन के रेफरेंस में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी कंपनी कंप्लीट कंसोलिडेशन को फॉलो करती है तो उसके इसे क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज एलिमिनेट्स द कंपटीशन बिटवीन द कंबाइनिंग यूनिट्स कंप्लीटली। सबसे पहला फायदा क्या होगा कि अगर कोई फर्म दूसरी स्मॉल फर्म्स को अपने साथ में कंप्लीटली कंसोलिडेट कर लेती है तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि अब क्योंकि कंबाइन हो चुकी हैं तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं रहता है। सेकेंड वन इज द ब्रिंग्स अबाउट इकोनॉमी इन मैनेजमेंट एंड ग्रेटर मैनेजरल एबिलिटी टू द कंबाइनिंग यूनिट्स, क्योंकि जब यूनिट्स कंबाइन होती हैं और कंप्लीट कंसोलिडेशन हो जाता है उनके बीच में तो इनका जो मैनेजमेंट है वो भी मिक्स होकर वर्कआउट करता है। इससे ये ग्रेटर मैनेजरल एबिलिटी को अचीव कर पाते हैं और मैनेजमेंट इकोनॉमिक वे में रन करते हुए डिफरेंट गोल्स को अचीव करने में कैपेबल हो पाता है। ये कंबाइनिंग यूनिट्स के बेनिफिट रहते हैं। थर्ड बेनिफिट है इसके अंदर लीड टू पूलिंग ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब कंपनी कंप्लीट कंसोलिडेशन के बेसिस पर कंबाइन होती हैं तो जो कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं उनकी पूलिंग होती है और जब पूल्ड वे में रिसोर्सेज इंक्रीज होते चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कंबाइनिंग यूनिट्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो भी बेटर वे में होगी अब पहले के मुकाबले। ये एक इसका एडवांटेज रहता है। द नेक्स्ट वन इज द फैसिलिटेट्स इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्योंकि ऑपरेशंस कंबाइंड हो गए तो ऑपरेशंस कंबाइंड होने की वजह से अब क्या करते हैं, जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को फॉलो करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर फॉलो किया जाता है। और लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन फॉलो किया जाता है तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से कुछ फायदे मिलते हैं कंबाइनिंग यूनिट्स को। क्या क्या फायदे रहते हैं इसके? पहला है बेटर एंड इकोनॉमिकल परचेज ऑफ मटेरियल्स। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको लार्ज स्केल पर रिसोर्सेज को या मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को परचेज करना होता है। तो जब आप लार्ज लेवल पर परचेज करते हो तो आप बेटर क्वालिटी के रॉ मटेरियल को परचेज करने की पोजीशन में होते हो। इसके साथ साथ आपको उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट कम से कम रखने की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। दूसरा है स्मूथ एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। स्मूथ वे में रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है और उसकी रेगुलर सप्लाई भी इंश्योर हो जाती है, क्योंकि हमेशा आपको रिक्वायरमेंट रहती है रॉ मटेरियल की, क्योंकि आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ऑलवेज रिक्वायरमेंट रहने की वजह से जो सप्लायर्स हैं वो रेडी रहते हैं आपको आपके द्वारा रिक्वायर्ड मटेरियल को स्मूथ वे में अवेलेबल कराने के लिए। तीसरा बेनिफिट रहता है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ इजियर एंड मोर इकोनॉमिकल क्रेडिट फैसिलिटीज। सबसे बड़ी बात है कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की वजह से आपको ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो क्रेडिट होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा और उसके साथ साथ इकोनॉमिक वे में भी मिल जाएगा, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर ये क्रेडिट आप अवेलेबल करते हो तो, क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी गुडविल मैक्सिमम लेवल तक बेटर हो जाती है और इसका बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिकल क्रेडिट फैसिलिटीज। नेक्स्ट वन इज द स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अदर इंप्रूवमेंट्स इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करते हो, लगातार अपनी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हो, उसको आप स्पेशलाइज वे में फॉलो करने की कोशिश करते हो और स्टैंडर्डाइजेशन को फोकस करते हो, जिससे कि आप क्या कर सको, कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सको। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को सेल करना है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, वो सेल करना होता है।
और उसके सेलिंग के लिए आप लार्ज स्केल पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हो, जिससे कि जो उसकी आपकी कॉस्टिंग होती है वो भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। ये भी बेनिफिट आपको मिलता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज दैट इज द लेसर वेस्ट। जितना आप स्पेशलाइज्ड वे में अपने वर्क को फॉलो करते हो उतना ही वेस्टेज भी कम होता चला जाता है। मोर स्पेशलाइजेशन रिजल्ट्स इन लेसर वेस्टेज। और लास्ट वन है इसके अंदर दैट इज इकोनॉमिक एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी बात है कि जब आपको प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है टू द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, तो उसको आप बेटर चैनल्स का यूज़ करते हुए अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज तो है नहीं, लार्ज क्वांटिटी में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप बेस्ट वे के डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हुए इकोनॉमिक वे में, यानी कम से कम कीमत में अपने गुड्स को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा सकते हो। ये बेनिफिट होता है जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमी को गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इसका दैट इज एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। क्योंकि जब हमें इनोवेटिव वे में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना होता है, नए नए तरीके ढूंढने होते हैं, नए नए फीचर्स ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए हमें लगातार रिसर्च में इन्वॉल्व तो रहना ही पड़ेगा। अगर मैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ की बात करूं तो इतना इजीली वो इसको अवेलेबल नहीं कर सकती। लेकिन जब ऑपरेशंस कंबाइन हो जाते हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को भी आप आगे बढ़ा सकते हो और उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस या इंफॉर्मेशन को सर्च करते हुए इनोवेटिव वे में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कर सकते हो या कोई भी और भी डिसीजन फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ का एडवांटेज है वो केवल और केवल कंप्लीट कंसिडरेशन के बेसिस पर कंबाइनिंग यूनिट्स को मिल पाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द इट कंबाइन पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम कंप्लीट कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो बाकी अदर फॉर्म्स के कंपैरिजन में यहाँ जो पावर्स कंबाइन की जाती हैं उसमें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कंबाइन कर लिया गया, नहीं, इसमें कंप्लीटली कंबाइन किया जाता है विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन के कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को रन किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट कंसोलिडेशन। The next topic is limitations और disadvantages of complete consolidation। यानी कि complete consolidation के क्या क्या disadvantages है या क्या क्या इसकी limitations है, क्योंकि इसकी बहुत सारे advantages भी हैं लेकिन इसके बावजूद इसका कुछ disadvantages भी रहते हैं। क्या क्या है ये disadvantages? The very first one is not a simple means of combination as it requires consent of large majority of shareholders। इस कॉम्बिनेशन को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है, डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट होनी चाहिए। अगर उनकी कंसेंट नहीं है तो इस केस में आप कंप्लीट कंसिडरेशन को फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा केस है इसके अंदर, दूसरी लिमिटेशन है सीक्रेसी को मेंटेन नहीं किया जा सकता है इसमें। जब हम कंप्लीट कंसिडरेशन के थ्रू मर्जर या एमलगमेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिजनेस ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं तो इसमें सीक्रेसी को कैसे भी मेंटेन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये ऑपरेशंस जो मेंबर्स हैं या शेयरहोल्डर्स हैं उनको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या कर सकते हैं वो, जब उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है तो अगर वो इसके अगेंस्ट में हैं तो अपने इंटरेस्ट को लूज होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसका विरोध करते हैं, वो इसके अपोजिशन में आ जाते हैं। ये भी इसकी एक लिमिटेशन रहती है। तीसरी है इसके अंदर कि ये फॉर्म है कॉम्बिनेशन की, ये इनफ्लेक्सिबल होती है, रिजिड फॉर्म होती है, क्योंकि एक बार कंप्लीट कंसिडरेशन के थ्रू आपने दो बिजनेस यूनिट्स या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स के ऑपरेशन को कंबाइन कर दिया तो क्या होता है, या तो अगर मर्जर है तो जो एक बिजनेस फर्म है या एक कंपनी है वो अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देती है, या फिर दोनों की ही दोनों कंबाइन यूनिट्स अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देती है। तो एक बार जब कॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट कंसिडरेशन तो इनका जो फ्यूजन वो कंप्लीट हो गया, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता।
ये इर्रेवोकेबल होती है, रिवर्स किए जाने लायक पोजीशन में नहीं होती है। इसी वजह से ये कैसी फॉर्म है, इट इज द इनफ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्यूजिंग यूनिट्स लूज देयर आइडेंटिटी, देयरफॉर दे लूज देयर गुडविल ऑल्सो। इस कॉम्बिनेशन में जो फ्यूजिंग यूनिट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज करती हैं उनकी गुडविल भी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बार एग्जिस्टेंस खत्म, एक बार आइडेंटिटी खत्म, तो गुडविल भी खत्म हो जाती है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक इज लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन विद इट्स सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा क्वांटिटी में पूल्ड हो जाते हैं कि वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, और इसकी वजह से इसके सीरियस रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाती है, वेस्टेज बढ़ जाती है, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार कम होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है या इसका ड्रॉबैक है, दैट इज sometimes due to enlargement in the size of combined units it may not be possible to manage it efficiently। कभी कभी जो कंबाइंड यूनिट्स हैं उनका साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनके ऑपरेशंस को एफिशिएंट वे में मैनेज करना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। इट इज़ टू मच एनलार्ज्ड। आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज को भी, एफिशिएंट मैनेजमेंट को भी फोकस करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कंबाइनिंग यूनिट्स का कि उनके ऑपरेशंस को मैनेज नहीं किया जाता इन अ वेरी एफिशिएंट वे, जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो लगातार कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट पॉइंट है इसके रेफरेंस में, रिजल्ट इन हायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इफ द सर्विसेज ऑफ रिडंडेंट एम्प्लॉयज आर रिटेन्ड। यानी कि जब बिजनेस ऑपरेशंस को कंबाइंड किया गया और उस केस में जो रिडंडेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू करा जाता है, उन्हें रिटेन कर लिया जाता है, तो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो भी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसका एक प्रॉपर ड्रॉबैक रहता है। सो दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ द कंप्लीट कंसोलिडेशन। हालांकि एडवांटेजेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन अगर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रॉपरली फोकस किया जाए बाय द कंबाइनिंग यूनिट्स, तो इन डिसएडवांटेजेस को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्कआउट करना जरूरी है, और जो भी कंबाइनिंग यूनिट्स है वो इनमें से कुछ डिसएडवांटेजेस को तो अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस उनको फेस करनी पड़ती है अगर वो प्रॉपर वे में अपने कॉम्बिनेशन को कंप्लीट नहीं करते हैं और उसके ऑपरेशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू।